नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है पैसेज नंबर 3 दोस्तों। पैसेज नंबर 3 उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं जैसे कि हमने पैसेज नंबर 2 किया हुआ था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक बार इसको स्लो पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा फास्ट पढ़ने वाले हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ें दोस्तों। आई हैव ऑलवेज अपोज्ड द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट। इट इज हाउएवर ट्रेमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ दैट हैज मेड द वेस्ट व्हाट इट इज। आई थिंक द डिफरेंस से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द 12th of 13th century, अच्छा 12th ये एंड है आपका, 12th and 13th century would not have been very great. Difference that have been intensified by these process of industrialization which has promoted material well-being tremendously and which is destroying the life of the mind, which is in a process of deterioration, chiefly because the environment that has been created by it does not give time or opportunity to individuals to think. If the life of mind is not encouraged, then inevitably civilization collapses. एक बार पढ़ा दोस्तों हमने, दूसरी बार थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ते हैं। चलिए। I have always opposed the idea of dividing the world into the Orient and the Occident. It is, however, the tremendous industrial growth that has made the West what it is. I think the difference, say, between India and Europe in the 12th and 13th century would not have been very great. Differences have been intensified by these process of industrialization, which has promoted material well-being tremendously and which is destroying the life of a mind which is in a process of deterioration, chiefly because the environment that has been created by it does not give time or opportunity to individuals to think. If the life of the mind is not encouraged, then inevitably civilization collapses. ठीक है, चलिए दो बार हमने इसको पढ़ा और एक आइडिया हमको लगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर जो है क्या लिखा है, क्या इसका मीनिंग आ रहा है। देखते हैं क्या हमने इसमें समझा। देखो कुछ कीवर्ड्स पकड़ना है दोस्तों, उससे पूरा एक अंदाजा लगाना है कि ये किसके ऊपर है, एक आइडिया लगाना है। पहले तो दो नए शब्द मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओरिएंट और दूसरा एक जो वर्ड है ऑक्सीडेंट। ये जो वर्ड है आपका ओरिएंट, ये दोस्तों हम लोग यूज करते हैं ईस्ट या ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। ऐसे देश जो ईस्ट में हैं उनके लिए हम लोग ओरिएंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जो वेस्ट में है, वेस्ट या वेस्टर्न साइड के जो देश हैं उनके लिए ये ऑक्सीडेंट वर्ड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अब ओरिएंट देखो ओरिएंट अब इसका क्यों शुरुआत हुई, एक इसका आप जोड़ सकते हो। देखो ओरिजिन जैसे होता है किसका, सन का। सन कहाँ से उगता है, सन कहाँ से ऊपर आता है, सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, ईस्ट से, तो वो उसका ओरिएंट से रिलेटेशन है। और ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ढलना। सन जहाँ सेट होता है, ढलता है, कि वेस्ट में सेट होता है, वेस्ट में ढलता है, तो जाहिर सी बात है इसका वेस्ट साइड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेंट, और ईस्ट वाले साइड के लिए ओरिएंट। ये दो नए शब्द काफी सारे बच्चों के लिए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दोस्तों देखो इसमें क्या दिया हुआ है, किसके बारे में है कुछ, वो तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो हमने पढ़ा उससे हमको एक आइडिया लगा कि ये एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में है, औद्योगिकरण है ना, और यूरोप और इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस तरह से पहले यूरोप के अंदर ये जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद इंडिया में जो है काफी लेट आई, और इसके कारण हो सकता है
कि यहाँ पर क्या बात की जा रही हो, यहाँ पर यूरोप और भारत के बीच में जो कंपैरिजन का कुछ ऐसी बात हो रही है, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड। उसके अलावा जो है और क्या आइडिया हम लगाएं, हमारे सिविलाइजेशन, सभ्यता, किस तरह से सभ्यता जो है नीचे कोलैप्स मतलब डाउन जा रही है, नीचे जा रही है, वैसा कुछ इसमें बात की जा रही है, ठीक है ना। इतना समझ लिया काफी है, अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड दोस्तों बिल्कुल हम लोग समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। I have always opposed the idea of dividing the world into the Orient and the Occident। तो ये जो भी इसके जो राइटर है पैसेज के या जो नरेटर है वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि मैंने हमेशा इस चीज का क्या किया, अपोज किया, विरोध किया, किस चीज का, इस आइडिया का, कौन सा, डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट, कि ये विश्व को, दुनिया को दो भाग में बांटना। कैसे, एक पार्ट तो ईस्ट वाला जिसको ओरिएंट कहा जाता है, जहां से सूरज का आगमन होता है, उगता है, और दूसरा ऑक्सीडेंट जहां से ढलता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेंट वेस्टर्न कंट्रीज को बोला जाता है, जिसमें प्रमुखता से यूरोप के देश और अमेरिका के देश आते हैं, और ईस्टर्न में आपको पता है भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। अब देखो, इट इज हाउएवर द ट्रेमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ दैट हैज मेड द वेस्ट व्हाट इट इज। अब आगे जो है जोड़ते हुए क्या बोला जा रहा है कि ये जो देखो, सबसे पहले तो इसने क्या बोला ऑथर ने कि मैंने हमेशा ये दो जो भाग है उसको, उसका जो विभाजन है उसका हमेशा से मैंने विरोध किया। हाउएवर, हालांकि क्या हुआ कि ये जो औद्योगिक जो ग्रोथ है, ये जो क्रांति है, उसके कारण आज जैसा वेस्ट है वैसा बन पाया। इसका क्या मतलब हम समझेंगे दोस्तों, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये जो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति जो आपको पता है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में आई थी, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंजन, स्टीम इंजन और ये सब बनाया गया था, और उसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत लार्ज स्केल जो है यूरोप के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इस्पात बनने लगा, उसके बाद मशीन्स बनने लगी, उसके बाद धीरे धीरे इंजन्स बनने लगे, उसके बाद फिर गाड़ियां, मोटर, ऑटोमेटिक जो कार्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें बनने लगी। लेकिन ईस्ट में ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत बाद में आया। तो यहां पर जो है उसी की बात की जा रही है कि ये जो बदलाव आया, आज बहुत सारे जो ईस्टर्न कंट्रीज जो काफी सारे गरीब देशों में माने जाते हैं, तो उसका जो बदलाव आया उसका कारण यही है कि यूरोपीय जो देश जो आज डेवलप कंट्रीज माने जाते हैं, उसका जो मेन कारण है वो क्या है कि ये औद्योगिक, इनकी जो तरक्की, औद्योगिकरण जो इसमें हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पहले हुआ, उसके कारण ये देश जो है काफी तेजी से जो है डेवलप होते गए, है ना। तो मेन एक जो फर्क है, एक जो डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं किसके बीच में, ईस्ट और वेस्ट में, वो ये डिफरेंस है कि वेस्ट में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुआ, ईस्ट में बाद में आया, और उसके कारण जो है वेस्ट व्हाट इट इज, मतलब जैसा आज वो है, हमको उस कारण से प्रतीत होता है। आई थिंक द डिफरेंस से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, अब हम पर्टिकुलरली बात करें किसकी, भारत की और यूरोप की, तो कैसे करें, देखो 12th and 13th century would not have been very great। अब यहां पर ऑथर बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये जो भारत में और यूरोप के जो देश हैं उनके अंदर 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो है कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, सेम थे। ऐसा क्यों, आप अंदाजा लगाओ, ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि 12वीं और 13वीं शताब्दी में कोई औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, ठीक है ना। ये कब आई, ये बहुत बाद में आई, 17वीं में या 16वीं के अंत में आई, ठीक है। तो इस कारण से जो है जैसा भारत था वैसा ही यूरोप था, लेकिन ये जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद बदलाव आ गया, उसके बाद काफी चेंजेस आ गई, ठीक। would not have been very great, differences have been intensified, intensified का मतलब होता है और ज्यादा मजबूत, ठीक है, जो फर्क है वो ज्यादा मजबूत कब हुआ, बाय दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया हुई उसके कारण ये जो फर्क आने लगा ईस्ट और वेस्ट में वो
वो कारण है which has promoted material well-being tremendously। उसके बाद लोगों में क्या हुआ कि जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उसको बनाने की होड़ बन गई, नए नए साजो सामान, सुविधा की वस्तुएं, वो सारी चीजें जो है उसको उसका निर्माण करने की जो है लोगों में होड़ लग गई, मच गई, और उसके कारण पूरा सीन जो है बदल गया ट्रिमेंडसली, विच इज डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ माइंड। देखो क्या बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बताई गई कि क्या हुआ कि ये जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई, ठीक है ना, उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का जो ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक वस्तु को प्रमुखता देने लगे, है ना, वस्तु का अर्जित करना, उसको इकट्ठा करना, उस पर ज्यादा लोगों का जोर होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइफ ऑफ द माइंड वो क्या होता गया, डिस्ट्रॉय होता गया, उजड़ता गया। अब दोस्तों आप लोग बताओ कि ये जो लाइफ ऑफ माइंड है ना, हमारे जो मस्तिष्क का जीवन जो है वो कम होता गया, वो उजड़ता गया। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, या तो हमारा जो बुद्धिमत्ता जो है, हमारा जो ज्ञान है वो कम होता गया, हमारा जो नेचुरल जो तरीका है, जो इंसानी मानवता का जो तरीका है या जो इंसानियत का तरीका है वो धीरे धीरे कम होता गया। लोग जो है अमीर बनने की एक दूसरे से होड़ मचती गई और इंसानियत जो है कहीं ना कहीं वो पीछे होती गई, है ना, कि तो उस तरह की कोई बात यहाँ पर बताई जा रही है कि लोगों में जो है सही निर्णय लेने की क्षमता, या फिर अपने दूसरों का ध्यान रखने की एबिलिटी, या दूसरों को साथ लेकर चलने की जो कला है वो धीरे धीरे लोगों में कम होती गई, विच इज इन द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन की, वो एक प्रक्रिया बनती गई और धीरे धीरे और हालत जो है खराब होती गई। चीपली बिकॉज, अच्छा इसका कारण किसको बताया गया। अच्छा दूसरा लाइफ ऑफ माइंड ये है कि हेल्दी लाइफ, एकदम हेल्दी और बैलेंस जो लाइफ है, हमारा जीवन जो एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग जीवन जिसमें हम लोग प्रकृति का भी ध्यान रखें, फ्रेश चीज़ों का सेवन करें, वो धीरे धीरे जो है कम होता गया। और उसका मुख्य कारण क्या यहाँ पर दर्शाया गया, मुख्य कारण उसका है इन्वायरमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय इट डज नॉट गिव टाइम और अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स टू थिंक। ये देखो उस समय ऐसा माहौल बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, कि लोगों में जो सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती गई, है ना। लोग जो है बिल्कुल धन अर्जित करने में या अपना काम करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उनमें जो सही ज्ञान क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, मानवता क्या है, वो धीरे धीरे सब कुछ उजड़ने लगा, है ना। उसका कारण क्या बताया गया यहाँ पर ऑथर के द्वारा कि वो जो माहौल था, ठीक है, उस तरह का माहौल ही वहां पर नहीं मिला। दैट डज नॉट गिव, देखो उस माहौल ने उनको ना तो समय दिया, उस इन्वायरमेंट ने, और ना उनको कभी मौका दिया, है ना, कि वो सोच सके। लोगों को कभी इस तरह का जो है अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। वो इतने ज़्यादा औद्योगिकरण में वस्तु अर्जित करने में इतने ज़्यादा वो व्यस्त हो गए। आगे, इफ द लाइफ ऑफ द माइंड इज नॉट एनकरेज्ड देन इनएविटेबली सिविलाइजेशन कोलैप्सेस। अब यहाँ पर क्या बताया गया, अब इन्होंने एक चेतावनी देते हुए यहाँ पर बोला है कि यदि क्या होगा कि ये जो हमारे मस्तिष्क का जीवन, इसका मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता, सही गलत और सही या गलत का निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता या ज्ञान अर्जित करने की हमारी जो प्रक्रिया है, अगर इसको बढ़ावा ना दिया गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो मानव सभ्यता है वो धीरे धीरे विनाश हो जाएगा, उसका वो मिट सकती है। ये हमको एक तरह से यहाँ पे क्या दिया गया, चेतावनी दी गई। तो शुरुआत जो है यहाँ पर लेखक ने दो हिस्से, जो दो भूभाग हैं हमारी पृथ्वी के, एक ओरिएंट हो गया जहाँ से सूरज उगता है, और दूसरा ईस्ट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया, जो वेस्ट, जिसको वेस्ट वाला हिस्सा जिसको माना जाता है। दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों के बीच में फर्क बताया गया, और किस तरह से दोनों शुरुआत में 12वीं और 13वीं शताब्दी में एक थे, लेकिन आगे चलकर जो है दोनों का विभाजन हुआ, कैसे एक डेवलप्ड और
डेवलपिंग, अंडर डेवलप, इस तरह से 3 पार्ट में। बट मुख्यतः अगर हम बात करें तो 2 तरह से डिवाइड हो गया। एक बहुत ज़्यादा विकसित देश हो गए जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, और दूसरे जैसे चाइना है, जकार्ता है, बहुत सारे इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी जो है डेवलपिंग की प्रक्रिया में डेवलपिंग कंट्रीज मानी जाती हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या माना गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माना गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि लोग जो है इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए उसके काम में, धन अर्जित करने में, मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में, कि वो सोचने की अपनी जो सही गलत के बीच में फर्क करने की जो क्षमता है उसको भूलते गए, है ना। वो बात यहाँ पर बताई गई, साथ में चेतावनी दी गई कि यदि ऐसा चलता रहा तो हमारी सिविलाइजेशन एक दिन पूरी तरीके से मिट सकती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? पैसेज हमने पूरा डिटेल में समझा। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने। द वर्ड, देखें क्या होगा, बताओ चलो, है ना। आप लोग रीड करो क्वेश्चन और बताओ क्या होगा। द वर्ड्स द ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट, बताओ जरा ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट का क्या मीनिंग है? अभी मैंने बताया। वेस्ट एंड ईस्ट ये होगा, ईस्ट एंड वेस्ट होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है एक के बाद एक। अगर यहां पर नंबर 1 मैंने इसको कहा और नंबर 2 इसको कहा तो यहां इसका नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 यहां होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया। ओरिएंट था वेस्ट के लिए, ऐसा था जी? नहीं, है ना। ओरिएंट वेस्ट के लिए नहीं था। ओरिएंट फर्स्ट कम फर्स्ट, ओरिएंट किसके लिए? ईस्ट के लिए, और ऑक्सीडेंट वेस्ट के लिए। ठीक है ना, सबको आता है, क्लियर है। चलिए, तो बी वाला हमारा राइट आंसर है और आंसर हो जाएगा द ईस्ट एंड द वेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The author believes that the difference between India and Europe in 12th और 13th century was not very great। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों ऑथर को ऐसा लग रहा था कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो है ज्यादा कोई फर्क नहीं था? क्यों ऐसा, बताओ जरा। अभी हमने एक्सप्लेन किया, है ना। बताओ A, B, C, D कौन सा होना चाहिए? मिक्स फ्रीली। चलिए एक एक देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत घुलते मिलते थे, बातचीत करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बताया ही नहीं, वर्णन नहीं किया। इंडियन इमिटेड द यूरोप, उन्होंने इमिट किया, उनकी कॉपी की, ऐसा भी नहीं। यूरोपियन ने कॉपी की, ऐसा भी नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड नॉट येट टेकन प्लेस। देखो ये लाइन जो है दोस्तों डायरेक्ट आपके पैसेज में नहीं दी हुई है। उसके बाद भी जिस बंदे ने मेरी बात सुनी होगी या जिसने पढ़ के समझा होगा उसको पता है कि आंसर यही है। ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अभी तक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया 16वीं शताब्दी या 17वीं की शुरुआत में उस समय हुआ, 16वीं के अंत में 17वीं की शुरुआत, उस दौरान हुआ। कोई एक दिन एक महीना नहीं है दोस्तों, काफी समय, 50 साल कंटिन्यूस उसमें डेवलपमेंट होने में उस औद्योगिक क्रांति को लगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि क्या लिखा है यहां पर कि ये जो डिवाइडिंग आइडिया उसने सोचा था कि ये जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था उसके कारण ये पूरा हम आज जो फर्क है वो देख पाते हैं। इसका मतलब उसके कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो डिवीजन है वो हुआ। ठीक, तो आंसर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, वो उस समय ये नहीं हुआ था, इसलिए जो है दोनों सेम थे। यूरोप में और इंडिया में ज्यादा कोई फर्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पढ़ें आप बताएं। इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, बताएं जरा क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्या है? एक एब्सोल्यूट ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, मतलब सब अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कोई नुकसान नहीं, सब फायदा, ऐसा कुछ? एब्सोल्यूट कर्स, बहुत बड़ा पाप, बहुत बुरी चीज, कोई फायदे नहीं। देखो दोस्तों, अपनी मर्जी से ज्यादा आपको ये देखना है कि पैसेज के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, पैसेज के हिसाब से बताना है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक है उसके विचार कुछ और है, हमारे विचार कुछ और है, तो हमको हमारे विचार जो है वो ठंडे रखना है और लेखक के विचार जो है उसको रखना है प्रायोरिटी में। ठीक है, नाइदर द ब्लेसिंग, ना तो ब्लेसिंग है और ना कर्स है, ऐसा कुछ बोला गया।
कि ना तो अच्छी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना बुरी चीज है, मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ। मोर ऑफ अ कर्स देन ब्लेसिंग, ऐसा कुछ आ रहा है सेंस कब, जब हम इसको पढ़ के समझते हैं कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये ज्यादा नुकसान करने वाली है बजाय फायदा। फायदा तो होता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति जो हुई उससे बेनिफिट नहीं हुआ, उससे फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान हुआ। एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि भेदभाव आ गया, ईस्ट और वेस्ट में, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट के अंदर जो है फर्क दिखने लगा, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में फर्क दिखने लगा, ज्यादा कम परसेंट ऑफ पीपल जो है दे स्टार्टेड गेनिंग मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, है ना, 20% जो लोग हैं जो वो लोग रिच बनने लगे और 80% जो है वो पुअरेस्ट होने लगे। इसका मतलब जो भेदभाव है सोसाइटी के अंदर वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये मोर ऑफ कर्स है देन ब्लेसिंग। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64 वाला आप देखो। द ऑथर सेज दैट द मेंटल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड is in a process of deterioration because the modern generation is dash। क्या होगा बताओ। देखो ऑथर के हिसाब से ये जो हमारी जो मानसिक जीवन है या जो सोचने की शक्ति है, ये मेंटल जो लाइफ है, नॉलेज जो है, ज्ञान, सही ज्ञान जो है विश्व में, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे एक उजाड़ने की प्रक्रिया में जाता जा रहा है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो क्या है, बताओ जरा, क्या होगा, ए बी सी या डी? क्या कारण है कि आज की जनरेशन के पास मेंटल पावर कम है या फिर बहुत आलसी है ना। मेंटल पावर गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा लेजी है, ये भी नहीं दिया है। ठीक है, taught that physical activities are more important, ऐसा कहीं सिखाया गया कि नहीं, आप तो जो है मेंटल एक्टिविटीज की जरूरत ही नहीं है आज के युग में, फिजिकली एक्सरसाइज करो, फिट हो, बस दिमाग विकसित ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप, brought up in an environment unfavorable to the growth of mental life, ये पूरा पैसेज के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आज का जो इन्वायरमेंट है, माहौल जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो अनफेवरेबल है, जिसके कारण लोगों का जो मेंटल मानसिक विकास है वो एक तरह से कम होता जा रहा है। आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो चीफली क्या कारण है, इन्वायरमेंट के कारण, जो कि इस तरह से बनाया गया कि ना तो वो समय देता है, ना वो अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि लोग जो है सोच सके। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। तो आंसर हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, टाइटल बताइए जरा इसका। टाइटल जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है इसका मूल जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, उसके बारे में बताता है। चलिए क्या होगा, ए, बी या सी या डी? फर्स्ट है देखो, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट। सेकंड है इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन आवर सोसाइटी। थर्ड है एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होगा बताओ जरा। देखो फर्स्ट क्या है, दोनों के बीच में फर्क। देखो इसमें एक लाइन में ही दिया है ना, और इसका डिफरेंस भी नहीं दिया है। ऑक्सीडेंट और ओरिएंट के बीच में फर्क दिया है क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना। डिफरेंस इज बिटवीन, देखो शुरू में मेंशन किया है कि ये जो वर्ल्ड को डिवाइड किया जा रहा है ओरिएंट और ऑक्सीडेंट के बीच में, अब इन दोनों के बीच में फर्क जो है वो नहीं दिया है ना। इसका मतलब ए तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, ये हो सकता है कि हमारा ये औद्योगिकरण के कारण किस प्रकार से हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरह से उस पर असर पड़ता है, कैसे उसको नुकसान या फायदा होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी यहाँ पर जो है बात नहीं की जा रही है। इम्पैक्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, नेगेटिव सेंस में भी इम्पैक्ट हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो है सिविलाइजेशन का किस प्रकार सिविलाइजेशन पर असर पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका पैसेज नंबर 4 आपके सामने है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसको पढ़ें। मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है, ताकि आप एक थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूं रीडिंग का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके पढ़ा दोस्तों आप लोगों ने, एक बार मेरे साथ अब आप लोग सब पढ़ेंगे, 2 बार हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है, एक बार थोड़ा स्लो फिर फास्ट। इन दिल्ली इट वॉज फॉरबिडन बाय द लॉ एट वन टाइम टू टेक अ डॉग इनटू अ पब्लिक व्हीकल। One day a lady accompanied by a pet dog entered a bus. Wishing to evade the law, she placed her tiny dog in her dress pocket. It so happened that the person next to this lady was a pickpocket, and during the journey he carefully placed his hand into her pocket in search of her purse. Great was the horror to find instead a pair of sharp teeth inserted into his fingers. His exclamation of pain and surprise drew the attention of other passengers to him. ठीक है दोस्तों, छोटा पैसेज, इजी पैसेज है, किसके बारे में है एक बार और पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको समझ भी पा रहे हैं। देखो, इन दिल्ली, दिल्ली की बात है, भारत की बात है, इसलिए इसको समझना आसान है। इन दिल्ली इट वाज फॉरबिडन बाय द लॉ एट वन टाइम टू टेक अ डॉग इनटू अ पब्लिक व्हीकल। वन डे अ लेडी अकम्पनीड बाय अ पेट डॉग एंटर्ड अ बस। विशिंग टू इवेड द लॉ, शी प्लेस्ड हर टाइनी डॉग इन हर ड्रेस पॉकेट। It so happened that the person next to this lady was a pickpocket, and during the journey he carefully placed his hand into her pocket in search of her purse. Great was the horror to find instead a pair of sharp teeth inserted into his fingers. His exclamation of pain and surprise drew the attention of other passengers to him. ठीक है दोस्तों, तो एक स्टोरी है ये, जिसमें एक आइडिया हमको क्या लगा कि किसके बारे में है, पेट डॉग के बारे में है। ठीक है, देखो कैसे समझना है, कैसे कुछ की वर्ड्स पकड़ के जो है उसको समझने की कोशिश करना है कि एक जो है दिल्ली में एक लॉ बना था, एक टाइम पर एक कानून बना था जिसमें डॉग जो है, कुत्तों को पब्लिक व्हीकल्स में ले जाना जो है वो बैन था पूरी तरीके से। लेकिन एक लेडी ने जो है उस कानून को अवॉइड किया, उसको इवेड करने की इच्छा से उसने क्या किया, एक छोटे पपी को, डॉग के जो बच्चा है उसको अपने ड्रेस की जो पॉकेट है उसके अंदर रखा, और है ना उस तरह की कुछ स्टोरी है। और कोई पिक पॉकेट मतलब जो जेब कतरा जो होता है वो आया और उसने उसके जेब में हाथ डालने की कोशिश की और कट करके उसको उसकी उंगली पे काट लिया डॉग ने। ठीक है, तो वो सारा स्टोरी है। चलिए एक एक करके पूरा स्टार्टिंग से समझ लेते हैं हम लोग वर्ड टू वर्ड। देखो दिल्ली की बात है, ठीक है, और फॉरबिडन बाय द लॉ मतलब लॉ के द्वारा ये चीज जो है निषेध की गई, रोकी गई। क्या रोकी गई? एट वन टाइम। क्या था वो? टू टेक अ डॉग इनटू द पब्लिक व्हीकल। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रेन है, बसेस हैं, एरोप्लेन वगैरह है, उन सब में जो है दिल्ली में क्या हुआ था कि डॉग्स जो है उनको पूरी तरीके से फॉरबिड किया गया था, बैन किया गया था।
एक लेडी, लेकिन क्या हुआ कि वन डे लेडी अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब है उसके साथ, क्या था उनके साथ, एक पेट डॉग था, पालतू उनका कुत्ता था, वो भी बस के अंदर आ गए, दोनों बैठे। अब क्योंकि वो चाहती थी कि, क्योंकि उनको पता था कि लॉ है, वो चाहती थी कि कोई उसको देखे ना, तो इसलिए क्या किया उसने, उस कुत्ते के जो बच्चा है उसको क्या किया, हर टाइनी डॉग इन हर ड्रेस पॉकेट, ड्रेस की पॉकेट के अंदर उसको रख लिया, है ना। अब क्या हुआ, सो इट सो हैपेंड दैट अ पर्सन नेक्स्ट टू दिस लेडी वाज पिक पॉकेट। अब ऐसा होता है ना, कई बड़े शहरों में जेब कतरे, तो या वहां क्या हुआ, लकीली या अनलकीली, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप कहो, एक वहां पर एक जेब कतरा बैठा और उसने उस लेडी के उसी पॉकेट में हाथ डाला, है ना। उसको लगा कि चलो पर्स निकाल लूंगा मैं, लेकिन फिर क्या हुआ, देखो उसने हाथ रखा, पॉकेट इन सर्च ऑफ पर्स, ग्रेट वॉज द हॉरर टू फाइंड इंस्टेड अ पेयर ऑफ शार्प टीथ। उसको जब ढूंढा उसने तो उसको क्या मिला, एक बहुत ही नुकीले दांत से जोर से उसकी उंगली को दबा रहे, इतनी जोर से दबा रहे कि वो चिल्लाने लग गया, है ना। और हिज एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन, एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन का मतलब होता है उसके जो दर्द की जो वो कराने लगा, चिल्लाने लगा जोर से, और उसके कारण जितने भी लोग थे, पैसेंजर वगैरह थे, वो सब के सब उसकी तरफ देखने लगे और सब चौंक गए कि ये क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है। और इस तरह से पैसेंजर भी जो है आगे चल के पकड़ा गया, है ना। इसमें लिखा नहीं है लेकिन कॉमन सेंस की बात है। ठीक दोस्तों, क्लियर, इजी है ये, है ना। किसके बारे में स्टोरी है, लेडी के बारे में, और वो पिक पॉकेट, और किस तरह से वो अपने डॉग को छुपा के जो है अपने पॉकेट में लेके जा रही थी, और उसने हाथ डाला, उंगली कटी, चिल्लाया, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, है ना। ये हमारा पैसेज है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी होगा हमारा। वंस द लॉ इन दिल्ली डिड नॉट परमिट द पीपल टू, क्यों, क्या चीज परमिट नहीं करता था दिल्ली का कानून एक समय पर, कुत्तों को ले जाना डॉग्स इनटू प्राइवेट व्हीकल में। ध्यान से देखना दोस्तों, चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, आप लोग सोचेंगे कि सर डॉग तो है ना, लेकिन व्हीकल कौन सा है, प्राइवेट व्हीकल नहीं चाहिए। कौन सा व्हीकल दोस्तों, पब्लिक व्हीकल, याद रखना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन को पहले पढ़ो, कोई जल्दी नहीं, मतलब जल्दी, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि रॉन्ग करके आ जाए, है ना। तो क्या होगा, देखो, बोर्ड बस विदाउट टिकट, ये भी नहीं है। कैरी डॉग इनटू पब्लिक व्हीकल, ये है। कैरी एनिमल्स, यहाँ पर देखो एनिमल का कोई वर्णन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर कोई पब्लिक, ये टिकट, विदाउट टिकट की बात नहीं की, हालांकि उसके भी कानून है कि बिना टिकट से नहीं बैठ पाओगे, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर पैसेज में इसके बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। कैरी डॉग्स ये ठीक है, लेकिन ये पब्लिक व्हीकल होगा, इसके कारण फर्स्ट वाला भी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखें 67 वाला, इन ऑर्डर टू इवेड द लॉ द लेडी। अच्छा, इवेड का मतलब क्या होता है, इवेड का मतलब होता है उसको नजरअंदाज कर देना, उसको टाल देना, उसको एकदम अवॉइड कर देना। इवेड का क्या मतलब होता है, अवॉइड कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, उसको ये सब लॉ से अपने आप को बचने के लिए, ये बचना, यहां पर बचना भी आ रहा है मीनिंग, उस कानून से बचने के लिए, इवेड या अवॉइड करने के लिए उस लेडी ने क्या किया, हिट द डॉग अंडर सीट के नीचे छुपाया, नहीं। बस से ही उतर गई नीचे, वैसा भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बस से नहीं उतरी। गिव द डॉग टू फेलो, अपने पड़ोसी को दे दिया, आप ले लो भैया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुट द डॉग इन हर पॉकेट, ये हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द पिक पॉकेट ट्रेवलिंग विद लेडी, जो उसके साथ जो जेब कतरा, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा, ठीक है, जेब काटने वाला। रिपोर्टेड द मैटर टू द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया, नहीं बताया। पुट हिज हैंड इन हर पॉकेट, बिल्कुल हाथ रखा उसमें। टुक आउट द डॉग, उसको बाहर नहीं निकाला। आस्क द लेडी टू गेट ऑफ, लेडी को बोला कि आप चलो यहां से उठो जाओ,
ऐसा भी नहीं है। बी वाला राइट आंसर है कि उसने क्या किया, अपना हाथ उसके लेडी के पॉकेट में डाला कुछ चुराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथ देखो Which one of the following correctly expresses the meaning of wishing to evade the law? इसका क्या मीनिंग है बताओ, कि वो लॉ को क्या करने की उसकी इच्छा थी, अपने आप को लॉ से बचाने की इच्छा थी, उसको टालने की इच्छा थी, उसको अवॉइड करने की इच्छा थी, है ना। विश टू अवॉइड फॉलोइंग द लॉ, है ना, कि लॉ को का पालन, कानून का पालन करने की को वो क्या करना चाह रही थी, उसको टालना चाह रही थी, अवॉइड करना चाह रही थी। ये सही लग रहा है। डिजायर टू फॉलो द लॉ ब्लाइंडली, मतलब बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा थी उसके अंदर कि वो कानून कुछ भी हो, कानून का पालन तो करेगी ही करेगी, है ना। मतलब किसी भी कीमत पर डॉग को कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो पब्लिक व्हीकल में नहीं ले जाएगी। ये होता है स्ट्रिक्ट फॉलो करना। तो ये तो हमारा पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, ये नहीं होगा। रिलेक्टेंट टू ब्रेक द लॉ, रिलेक्टेंट का मतलब होता है नॉट रेडी, ठीक है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है इच्छा ना होना, नॉट रेडी, ठीक है। तो नॉट रेडी टू ब्रेक, वो कानून को जो है ब्रेक नहीं करना चाह रही थी, वो रीजन है ना, वैसा भी नहीं है। फिर क्या होगा, विश टू चेंज द लॉ, अच्छा वो कानून ही चेंज करना चाह रही थी, है ना, कि बस ये बहुत हो गया, ये अन्याय है हमारे ऊपर, कुत्ते पालने वालों के ऊपर, कि इस तरह के कानून होना ही नहीं चाहिए और अब मैं लड़ूंगी और इसको चेंज करके दम लूंगी, है ना। इस तरह का कुछ कसम खाई थी उन्होंने, नहीं खाई थी, ठीक है। तो ये भी आपका जो है जोक सपाट, ये भी नहीं होगा, और ए वाला हमारा बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, Why did the pickpocket exclaim with pain? क्यों चिल्लाने लगा, कराहने लगा दर्द से, क्योंकि उस पेट डॉग ने उसकी उंगली काट ली थी, है ना। He was caught by the fellow, फेलो ने उसकी कॉलर पकड़ी और इस तरह से उसको कहा कि क्यों भाई चोरी करता है ना, ऐसा भी नहीं। तो he was hit, लेडी ने उसको मारा, वैसा भी नहीं है ना। तो ये नहीं, he was bitten by the dog बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ही फेल ऑफ, बस से गिर गया, इसलिए वो चिल्लाने लगा, वैसा भी कुछ प्रमाण हमको पैसेज के अंदर प्राप्त नहीं होता है, ठीक, ये भी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,